वो लड़का मुझे बोलने लगा, मुस्कान मुझे आपसे शादी करना, अगर आप मुझे शादी नहीं करोगे ना तो मैं मर जाऊंगा। टॉर्चर करने लग गया वो मुझे। फिर उसने मुझे धमकी दिया, दोनों बच्चों की तुझे कभी जिंदगी में शक्ल नहीं देखने दूंगा मैं। उसने क्या किया, मुझे मारना पीटना स्टार्ट किया। मैं कैसे ना कैसे अपने आप को छुड़ा के जो नीचे भागी हूँ ना, तो सीढ़ी से 2-3 सीढ़ी से तो मैं नीचे गिर गई। मेरे पूरे कपड़े फट गए थे, सब चीजें। मैं पुलिस स्टेशन भागी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सभी को। और मैं हूँ स्टंट वुमन मदीना सैयद उर्फ मुस्कान। तो बेसिकली आज आपको मैं बताऊँगी कि मेरी पूरी जर्नी, कि आज मदीना स्टंट वुमन मुस्कान कैसे बनी। तो मैं जैसे कि मैं 8-9 साल की थी, बहुत छोटी थी, और मैं अपनी फैमिली के साथ गाँव में रहती थी, मतलब मध्य प्रदेश में। और जो मेरे पापा हैं, वो एक कुली हैं, भाजी मार्केट में, मतलब रेलवे स्टेशन पे नहीं, भाजी मंडी में। और वो मतलब थोड़ा मतलब ऐसे कमा लेते कि हम 6 बहन-भाई हैं, उनका पेट भर सके। लेकिन पापा मुंबई में रहते हैं, और इस वजह से हम लोग गाँव में रहते थे, तो हम लोग को तकलीफ़ हो रही थी कि पैसे टाइम पे नहीं आ सकते थे, और फ़ीस वगैरह की। तो पापा ने ये सोचा कि मैं यहाँ पर मैं खाना खुद बना के खाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अपने बच्चों को मैं यहीं बुला लेता हूँ। तो ठीक है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए कि पापा चलो हम लोग को मुंबई बुला रहे हैं। तो हम लोग मुंबई आए, लेकिन इस बीच में प्रॉब्लम इतनी हो गई कि पापा जो थे ना कुली का काम करते थे, तो उस वजह से ना हम लोग का मतलब जो खाना-पीना सही से नहीं होने लगा। मतलब स्कूल की फीस वगैरह, रेंट है, यहाँ पर हर चीज़ होता है, और इतनी सी भी चीज़ लेने जाएँगे तो इतनी महँगी होती है ना मुंबई में। तो मैंने सोचा कि चलो अपने मतलब मेरे एरिया में जो लोग रहते हैं ना, जैसे शादी में जाना, वेटर्स का जो काम होता है ना, वो करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी वो काम स्टार्ट करूँ। मैं छोटी थी बहुत। तो मैंने बाजू में बोला, आंटी प्लीज़ मुझे लेके चलो ना, मैं भी आऊँगी, कुछ ना कुछ काम करूँगी ताकि मेरे बहन-भाई को, पापा के लिए थोड़ा सपोर्ट हो। तो बोलते, नहीं बेटा तू बहुत छोटी है, तुझे कोई लेगा नहीं, आंटी प्लीज़ लेके चलो ना। तो मैं चले गई। तो मैं फर्स्ट डे गई, तो मुझे शर्म तो आ रही थी, मतलब मैं छोटी-सी थी, मैं लोगों को पानी कैसे पिलाऊँ, मतलब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अपने दिल पे पत्थर रखा, रोना भी आ रहा था कि मैं कैसे लोगों को पानी भी नहीं पिलाऊँ। लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो फिर मैं गई और लोगों को पानी पिलाना स्टार्ट किया, तो मुझे उस टाइम पे 30 रुपीज़ मिलता था, 30 रुपया। तो वो पैसा लिया, फिर रात में खाना खाया, फिर वो जो मुझे लेके जाते, बेटा आप खाना ले लो अब। बोली खाना? बोले जो बचा हुआ खाना हम घर पे लेके जा सकते हैं। अरे! मैं तो बहुत खुश हो गई कि मैंने तो इतना अच्छा खाना कभी ज़िंदगी में खाया नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। तो मैंने वो खाना लिया, तो खाने में इतने सारे आइटम थे, बहुत सारे थे, तरह-तरह का स्वीट था, मतलब और भी खाने थे, मतलब इतना अच्छा-अच्छा खाना था। मैं जब घर पे लेके गई ना, और मतलब मैं इतनी छोटी थी, जो खाना तो बाँध लिया, लेकिन अब लेके कैसे जाऊँ? तो मैंने ऐसा करके थैली बाँधा और सर पे रखा। सर पे जो रखा ना, पूरा तेल-तेल से ना पूरा मैं भीग गई एकदम गंदी तरीके से, और पूरे कपड़े खराब हो गए मेरे। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं घर पे गई, खाना रखा, मम्मी ने मुझे देखा, इतना ज़ोर से हग किया। बोले, "अरे! मेरा बच्चा आज काम करके आया।" मैंने बोला, "मम्मी 1 मिनट रुको।" तो मैंने ऐसा करके थैली खोला। जैसे थैली खोला ना, मेरे जो छोटे बहन-भाई थे ना, अपना देखे, मतलब नॉन-वेज वगैरह, और वैसा नॉन-वेज भी था और वेजिटेबल भी था, तो उन्होंने कभी लाइफ़ में ऐसा देखा नहीं था। तो मैंने जैसे ही खोला ना, तो खोलते ही सब, "ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा।" तो मेरे मतलब मैं देखने लगी कि काश हम लोग भी अगर एक अमीर फैमिली से होते, तो मेरे बहन-भाई को ये तकलीफ़ ना होती। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा चलो कुछ नहीं, ठीक है। उनका मतलब उनका मुझे उनको देख रही तो मेरी आँखों से ना आँसू गिर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी कि चलो ठीक है। तो मैंने शुरुआत किया लाइफ़ में, तो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर जैसे मैरिज इवेंट करने लगी, तो मैं थोड़ी-थोड़ी ना बड़ी होती गई। जैसे 10-12 साल में जो स्टार्ट किया था मैं, तो 15-16 साल की हुई। तो जैसे ही मैं 15-16 साल की, तो वहाँ पर है ना मैरिज इवेंट जैसे मैं देख रही थी ना, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने बोला क्यों ना मैं ये काम करूँ। मतलब जो मुझे लेके जाते थे ना जमा करके, जैसे गर्ल्स को मैरिज इवेंट, तो उसमें मैनेजर की पोस्ट, मैंने बोला नहीं, ये पोस्ट मैं हासिल करूँगी कुछ भी हो जाए। तो मैंने जाके सर को बात किया कि सर ये काम मैं कर सकती हूँ? सर ने बोला हाँ, क्यों नहीं? अगर आप ला सकते हो। तो जो लोग मुझे 30 रुपीज़ जैसे देते थे ना, तो मैंने उनसे बात किया कि मैं आपको 60 रुपया दूँगी, आप लोग मेरे साथ आओगे? अरे वो लोग तो खुशी से पागल हो रहे थे, जो हम हमको 30 रुपए मिलता है, आप 60 दोगे तो हम आएँगे। अब लेकिन सामने से मैंने ज़्यादा पैसा लिया था, उनको मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जैसे-जैसे ठीक-ठाक मेरा काम चलने लगा, मेरी आमदनी और अच्छी होने लगी, मेरा घर, मेरे बहन-भाई अच्छे स्कूल में जाने लगे, पढ़ने लगे। फिर उसी बीच में ना मतलब कैसे, मेरी एक फ्रेंड थी, जो शूटिंग में काम करती थी। तो उसने बोला, "मुस्कान तू इतनी सारी लड़कियों को लेकर आती है, तब जाके तेरा तुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं ज़्यादा।" तो बोली, "क्या करूँ?" "तू क्यों ना शूटिंग में काम स्टार्ट कर बैकग्राउंड आर्टिस्ट में।" तो बोली, "वहाँ कितना अच्छा पैसा मिलेगा?" "वहाँ अच्छे मिलेंगे।" तो फिर मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया।
और वाक़ई में वहाँ पर अच्छे पैसे मिल रहे थे, वहाँ पर भी मैं लड़कियाँ लेके जाती थी। ऐसे अकेली नहीं गई। जैसे शुरुआत बचपन से जैसे हुई है, जैसे मैं कहीं पर भी जाती ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ लेके जाती। और वहाँ पर है ना फिर मुझे किसी ने बोला कि मुस्कान, अब तुमको ना लड़कियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम और करो कि तुम्हें ना कार्ड बना लो बैकग्राउंड आर्टिस्ट का। तो वो कार्ड बहुत महँगा था। तो मैं बोली बनाऊँ कैसे? इतने पैसे मैं लाऊँ कहाँ से? लेकिन हमारे गाँव से काफ़ी लड़के जैसे बहुत सारे लोग आते थे, जो मुंबई में रहते थे, लेकिन पैसे सारे मम्मी-पापा के पास ही जमा करते थे। तो उन उन सब के पैसे मैंने मम्मी के पेटी से चुराया। मतलब पैसे अच्छे खासे थे, लाख रुपए थे समझो, और जा लाखों से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने जाके एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट का कार्ड बनाया। कार्ड बनाने के बाद बहुत अच्छे से चल रहा है। और वो मतलब बैकग्राउंड आर्टिस्ट में 2 एसोसिएशन होती है, एक गर्ल्स का और एक बॉयज़ का, और मैं गर्ल्स के एसोसिएशन से काम करती थी। तो वहाँ पर जैसे ही काम करने लगी, तो वहाँ पर मेरी ना एक अनवर नाम के लड़के से ना मुलाकात हो गई। मतलब वो भी शूटिंग में काम करता था, मतलब रोज़ उठना-बैठना, रोज़ साथ में काम करना। तो वो हम लोग, और मुझे वो अच्छा लगने लगा, उसको भी मैं अच्छी लगने लगी। लेकिन ऐसा हो गया कि वो अच्छा इतना लगने लगा कि मैं बता नहीं सकती, कि हमारी वो जो मुलाकात थी ना प्यार में बदल गई। प्यार में बदलने के बाद अब वो लड़का मुझे बोलने लगा, मुस्कान मुझे आपसे शादी करना है, अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो मैं मर जाऊँगा। तो मैंने बोला कि नहीं, आप पहले अपनी फैमिली को पूछो, क्योंकि उसकी फैमिली ना बहुत अच्छी फैमिली से, मतलब अमीर 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 खानदान से वो, और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं मुझे पता था कि वो नहीं मानेगा, मतलब उसकी फैमिली नहीं मानेगी। लेकिन क्या किया, उसने फैमिली से बात किया, उसकी फैमिली ने मना कर दिया। वो लड़का ना भाग के आ गया। उसने रेंट का घर लिया, सारे घर के बर्तन-वर्तन सारे सामान भरा। भरने के बाद मेरी मम्मी-पापा के पास आया कि मुझे आपकी बेटी से शादी करना है। पर मेरी मम्मी को मैं लेकर गई, मम्मी ने घर वगैरह सब देखा अच्छे से कि हाँ, ठीक तो है, लेकिन बेटा ये लड़का तेरे काबिल नहीं है। क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि हमारे माँ-बाप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है, नॉलेज होता है कि इनके लाइफ में क्या होने वाला है। पर मैंने मम्मी-पापा की एक बात नहीं सुनी, मैंने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद मम्मी-पापा ने शादी करवाई, मेरी कोर्ट मैरिज है। मेरी तरफ से मेरी पूरी फैमिली थी, बट उसकी तरफ से कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने शादी करने के बाद फिर हमारे थोड़े दिन अच्छे चलने लगे, बहुत अच्छे चलने लगे। मतलब उस बीच में मुझे 2 बेबी हुए, 2 लड़के हुए मुझे। 2 लड़के होने के बाद 4 या 5 साल में 4-5 साल मेरे बहुत अच्छे से गुज़रे, और इतने अच्छे से गुज़रे, हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं था। फिर धीरे-धीरे ना उस बीच में ना उसकी जो फैमिली होती है ना, उसकी मुलाकात होने लगी चोरी-चोरी। और जैसे एक जगह मैं शूटिंग कर रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कर रहे थे, उसकी फैमिली ने अचानक से मुझे ना ऐसा देखा। देखने के बाद मुझे बोलती है और कि तू मेरे बेटे को छोड़ रही है कि नहीं छोड़ रही है? आज तक तू डायन बन के बैठी है और उसको छोड़ रही नहीं, मेरा इकलौता लड़का है। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, अभी आपका इकलौता लड़का है, लेकिन मेरा तो शौहर है, मैं नहीं छोड़ सकती उसको। तो उस टाइम पे मेरा शौहर मेरे साथ में नहीं था, लेकिन उसकी फैमिली ने क्या किया, उसी बीच पूरा जहाँ मैं शूट कर रही वहाँ पर सबके सामने मुझे बहुत गंदा मारा। इतना गंदा मारा मैं आपको बता नहीं सकती। बट एक लड़की थी जिसने मेरा सपोर्ट किया, बोले मुस्कान छोड़, जाने दे, तू चल साइड में। तो मैं वहाँ से हट गई। फिर मैं घर पे आई तो उसकी फैमिली ने वो लड़के से कैसे कॉन्टैक्ट किया अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। उससे कॉन्टैक्ट करने के बाद है ना उसको क्या उसके कान भरे, क्या भरे मुझे नहीं पता। फिर वो लड़का उसकी लाइफ में कोई एक लड़की आई जो सानिया नाम की थी, आज तक उसका मैटर क्लोज़ नहीं हुआ है। तो उससे प्यार करने लगा, उसकी फैमिली बोलने लगी कि तू मुस्कान को छोड़ दे। वो बोलता है नहीं मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकता हूँ, एक बार उसको छोड़ दूँगा लेकिन बच्चे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो पता नहीं कितना या क्या उसके कान भरे, क्या बोला मुझे नहीं पता। फिर उसकी फैमिली ने पैसे माँगने की डिमांड करने लग गए। मुझे मतलब टॉर्चर करने लग गया वो मुझे, नहीं मुझे पैसे चाहिए, कभी 10,000 कभी 20,000 कभी ये, कभी वो। तो मैं मम्मी-पापा से थोड़े-थोड़े लाके देने लगी पैसे, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मेरी फैमिली तो बहुत गरीब है, मेरे छोटे-छोटे बहन-भाई हैं। अब मैं उनको पैसा दूँगी तो मेरे बहन-भाई का क्या होगा? तो ये सोच के मैंने मैंने बोला अब मैं नहीं लाऊँगी, अब मैं पैसे नहीं लाऊँगी। तो उसने क्या किया, मुझे मारना-पीटना स्टार्ट किया, और इतना गंदा मारना-पीटना स्टार्ट किया कि शायद से आप सुन सकते हो, मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्होंने भी देखा है। इतना बहुत गंदा मारने लगा मुझे। फिर एक बीच में क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि जा तू मम्मी के पास है ना पैसे माँग कर आ। तो मुझे मारा, मैं मम्मी के पास गई पैसे माँगने के लिए, लेकिन मम्मी ने बोला कि बेटा मेरे पास तो है नहीं। अब मुझे नहीं मालूम था, घर में मेरा जो मम्मी ने मुझे 1 तोले का जो मंगलसूत्र था, कान के दिया था, अंगूठी दी थी, और भी मेरा कुछ जब हमने साथ में रह के कुछ सोना बनाए थे, ऐसे 8-9 तोला करके गोल्ड था, तो मैंने कबाट में रखा था। बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ दोनों जो होते हैं, पति-पत्नी 2 जिस्म एक जान होते हैं, तो मैं उनसे कोई चीज़ें छुपा नहीं सकती हूँ ना। तो मैंने चाबी उनके हाथ में देखी कि मुझे नहीं मालूम था, उसमें मेरे बच्चों की बर्थ सर्टिफ़िकेट, मेरा लिविंग सर्टिफ़िकेट, बच्चों का लिविंग मतलब स्कूल का सारी चीज़ें, गैस की बुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीज़ें कबाट में थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने क्या किया, सारी चीज़ें चुरा लिया, सारी चीज़ें चुरा लिया। मुझे नहीं पता, मैंने जब कबाट खोला तो कुछ नहीं, तो बोलता मैंने नहीं लिया, तुमने लिया होगा, मैंने नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया। ऐसा करके ना मैं मेरे तो बोलते हैं ना
क्या बोलूँ, एकदम ज़मीन नीचे से हट गया, अरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ गया? अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि शायद से वो मुझे छोड़ने के लिए रेडी है, मुझे नहीं पता। फिर मैं रोने लगी, कुछ नहीं, फिर दूसरे दिन उसकी फैमिली आती है कि मुस्कान एक काम करो, मेरे बेटे को ना बोलो रेंट पे नहीं रहना तुम लोग के साथ में, उसको ना तुम्हारे माँ-बाप को बोलो कि खुद का घर दिलाएँ। मैं बोली क्या? खुद का घर और कहाँ से देंगे मेरे माँ-बाप? मैं बोली वो लोग बहुत गरीब हैं। बोलते नहीं, उनको बोलो कि खुद का घर दिलाएँ तो ही वो तुम्हारे साथ रहेगा वरना नहीं रहेगा। तो मैंने बोला कहाँ से दिलाएँ? फिर अचानक वो क्या बोलते, है ना तुम्हारे मम्मी-पापा के पास खुद का घर है, तुम उनको बोलो देने के। मेरे तो बोलते ना एकदम काँपने लग गई मैं कि मम्मी-पापा को, मतलब मेरे छोटे बहन-भाई को रोड पे कैसे लाऊँ मैं? मैंने मना कर दिया। जैसे ही मैंने मना किया ना, वो लोग ने मुझे इतना गंदी तरीके से मारना-पीटना स्टार्ट किया, इतनी गंदी तरीके से मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो एरिया में मैं रहती हूँ ना, फ़िल्टरपाड़ा, मतलब मुंबई में ही आता है। आप लोग सर्च भी कर सकते हो, और वहाँ पर वो एरिया में मुझे इतना गंदा मारा है ना उन्होंने, घर में मार रहे थे, बाहर आवाज़ जा रही थी। लेकिन मैं कैसे ना कैसे अपने आप को छुड़ा के जो नीचे भागी हूँ ना, तो सीढ़ी से द 2-3 सीढ़ी से तो मैं नीचे गिर गई। जैसे गिर के मैं उठने के लिए भागती हूँ ना, तो मेरी जो फूफी सास है ना, उसने बाल पकड़ लिया, और कम से कम नहीं तो वो लोग है ना 7-8 लोग थे, और मैं अकेली थी। अभी 7-8 लोग में मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? तो वो नीचे भी मुझे मारना-पीटना स्टार्ट किया, पर एरिया वाले सब देख रहे। लेकिन अब ये फैमिली मैटर है ना, कोई बीच में आ ही नहीं पा रहा है। मतलब वो लोग औरतें हैं, औरतों के बीच में कौन आएगा? कोई आ ही नहीं सकता है। तो फिर उसमें से क्या किया, एक लड़का, अल्लाह उसको हमेशा अच्छा रखे, मैं दिल से दुआ देती हूँ, उसके बीच में ऐसे घुस के आया, और मेरा हस्बैंड मार रहा था मुझे, और बाकी के लोग ससुराल के थे, नंदे थे, बुआ थे, सब लोग थे। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने मारने आया, तो वो लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत मारा वो लड़के को। तो उसने क्या बोला कि तुम भाभी को क्यों मार रहे हो? तो बोलते ए हमारा फैमिली मैटर है, तू अपने घर में अपना काम कर। वो लड़के ने क्या बोला, जब ये आम पब्लिक में आ जाता है, फैमिली मैटर नहीं रहता है, पब्लिक मैटर रहता है। वो लोग ने मुझे बचाया, मेरे पूरे कपड़े फट गए थे, सब चीज़ें, मैं पुलिस स्टेशन भागी। और जब मैं पुलिस स्टेशन भागी ना, मतलब दुपट्टा नहीं, ऊपर कुछ नहीं, रिक्शे वाले को बोल रही पैसे नहीं लिया। मैंने रिक्शे वाले को बोला भैया प्लीज़ छोड़ दो ना, भैया प्लीज़ छोड़ दो ना। तो फिर कैसे ना कैसे एक रिक्शे वाले ने छोड़ दिया बगैर पैसे का। और जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन में गई कंप्लेंट लिखने, तो बोलते ना एक अकेली औरत, आज बोलते हैं ना कि चलो मुंबई पुलिस है, अच्छी है, लेकिन जब अकेली औरत जाती है ना, तो यही होता है कि फैमिली मैटर है, ये झूठा होगा, ये होगा। तो वहाँ पर भी मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी, बहुत मुश्किल से लिखी गई कि बोला आप नहीं लिखोगे कंप्लेंट तो फिर मैं यहीं पर कुछ ना कुछ करूँगी, मतलब ऐसा हुआ। तो उस टाइम पे फिर मेरी कंप्लेंट लिखी, कंप्लेंट लिखने के बाद भी इतना ख़ास कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर बोले नहीं आप मेडिकल करके आओ, ऐसा-वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मैं घर पे गई, घर पे जाने के बाद देख रही तो मेरा हस्बैंड तो छोड़-छाड़ के सब गायब एकदम से, और फैमिली को लेके बाद में गायब। अब मेरे तो बुद्धि, अब मैं करूँ क्या? ये वो उसने सब, अब मैं तो डर गई एकदम से। फिर अचानक उसकी पूरी फैमिली को छोड़ने के बाद रात में आता है, और रात में आने के बाद मेरे मामा को मैंने मतलब बुलाया था, थे मामा तभी, तो उनको बुलाया तो रात में आता है उनको लेकर, और मुझे बोलता है तू मुझे लिख के दे, क्योंकि तू पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके आ गई मेरे पे, मुझे डर है कि तू मुझे फँसाएगी। मतलब फँसाएगी मीन्स वो मुझे फँसाना चाहता था, मुझे नहीं मालूम था। तो वही मैं बता रही हूँ कि उसने लाया, एक स्टैम्प पेपर लाया और एक सादा पेपर लाया, बोले कि इस पे मुझे तू लिख के दे, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश लिखने नहीं आती है, पढ़ने नहीं आती है, तो हिंदी थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ, मतलब टूटी-फूटी। तो उसमें उसने मुझे लिखाया कि बोल कि सारा सोना तूने चुराया। मैं बोली हाँ। मैंने बोला मैं नहीं लिखूँगी। फिर उसने मुझे धमकी दिया, अगर तू नहीं लिखेगी तो दोनों बच्चों की तुझे कभी ज़िंदगी में शक्ल नहीं देखने दूँगा मैं, और तुझे ऑन द स्पॉट यहीं छोड़ के चला जाऊँगा। तो मैं डर गई, मैं बोली अकेली औरत मैं करूँगी क्या, कि बच्चे भी जा रहे हैं, आदमी भी जा रहा है, मैं क्या करूँ? बोली अगर ये लिखने से ही मान जाता है तो चलो मैं लिख देती हूँ। तो मैंने क्या किया, हाँ, बोल मैंने सोना सब चुराया है, मेरे पास है। मैंने बोला हाँ, मेरे पास है। घर के डॉक्यूमेंट चुराया, मेरे पास है। मैंने बोला हाँ, मेरे पास है। अब बोल मैं मेरे हस्बैंड पे बहुत शक करती थी। मैंने बोला हाँ, लिख दिया। मेरा हस्बैंड मुझे कभी नहीं मारता था, मैंने लिख दिया। बोल मैं अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती थी, मैंने लिख दिया। मतलब ये सारी झूठी चीज़ें उसने मुझसे लिखवाई। अब मुझे नहीं मालूम था ये क्यों लिखवा रहा है, और लिखवा के हो गया सब कुछ। अब दूसरे दिन क्या होता है, उसने मुझे मतलब इतना हैरेसमेंट करने के बाद सुबह में क्या किया, मुझे बोला कि मुस्कान मैंने ना विक्स एक्शन 500 का ना टैबलेट खा लिया, 30 टैबलेट। मैं तो डर गई, बोली ये मर-विर जाएगा तो क्या, अभी मैं क्या करूँ? तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल भागी। हॉस्पिटल कुर्ला बाबा हॉस्पिटल लेके भागी, और वहाँ हॉस्पिटल में लेके गई, तो वहाँ पर एकदम अच्छा-भला है वो, और मुझे नहीं पता उसने टैबलेट खाया कि नहीं, क्योंकि मुझे दिखाया नहीं। तो वहाँ से उसकी पूरी फैमिली आती है हॉस्पिटल में, और बोलती है कि न मेरा बेटे का इलाज है ना सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करना है। तू लिख के दे कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरा इलाज कराऊँगी।
अरे भैया, जब मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं प्राइवेट में खुद ही लेके जाती, मैं सरकारी हॉस्पिटल में क्यों लेके जाती? तो मैंने बोला मैं नहीं लिख सकती, तो उसकी फैमिली ने वहाँ पर लिखा पूरा कि मैं अब पूरी फैमिली में हम लोग ज़िम्मेदार इसको लेके जाते हैं। वहाँ से मेरे हस्बैंड को वो लोग अपने घर लेके चले गए। वहाँ मैं पड़ गई, एकदम टूट गई, एकदम अकेली पड़ गई। तो जैसे ही मैं घर आई तो मैं बच्चों को देखी और मुझे रोना आ गया, अभी मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ? तो एकदम वो हो गई, मुझे बच्चों को देख के रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सुसाइड करूँ, ज़हर खा लूँ, क्या कर लूँ? उसके बाद है ना, मेरे मकान मालिक जो थे ना, मतलब बहुत हेल्पफुल थे। मेरे हस्बैंड ने जो 6-7 महीने का रेंट रुकाया था, राशन का रुकाया था, सारी चीज़ें, तो उन्होंने मुझे दो मैंने उनसे थोड़ा मदद माँगा। मैंने, सर थोड़े मुझे पैसे दे दो, मुझे थोड़ा अपने बच्चों का दूध वगैरह लाना है, तो उन्होंने मुझे 2000 रुपए दिया। वो 2000 से मैंने वापस से मेरा बैकग्राउंड आर्टिस्ट का काम स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ पर मेरी फ्रेंड मिली और उसने बोला, "मुस्कान, तू ये काम से अपने बच्चे नहीं पाल पाएगी, तू कुछ अच्छा कर लाइफ में।" मैं बोली, "क्या करूँ? जो तू पहले करती है, 1 आध 2 बार जो स्टंट में आई है ना।" तो मैं बोली, "स्टंट में तो मैं सिर्फ स्विमिंग करती हूँ।" बोलते, "नहीं, तुझे अब सब चीज़ें करनी होगी, क्योंकि तुझे बच्चे पालना है तेरे।" मैं बोली, "हाँ, ये बात भी बहन तेरी सही है।" तो फिर मुझे एक बार वो लेकर गई, एक सेट पे लेके गई, जो मैं, आप शायद से आपने पहले भी कहीं देखा होगा कि रनिंग ट्रेन थी, एकदम रनिंग ट्रेन थी। तो उसमें से मुझे रनिंग ट्रेन की आप स्पीड समझ सकते हो, 100 से भी ज़्यादा होती है। उसमें से मुझे रनिंग ट्रेन में से साड़ी पहन के जंप करना था। वो सीरियल का नाम था कसौटी ज़िंदगी की। तो उसमें से मैंने जो जंप किया, अगर मैं जंप नहीं करती ना, वो शूटिंग रुक जाएगी पूरी। टेलीकास्ट मतलब सब वो हो जाएगा, मतलब उनका बहुत लॉस होगा। तो मैंने रनिंग जब ट्रेन का जंप किया तो वो शूटिंग इतना अच्छा हुआ, मुझे पैसे भी ठीक-ठाक मिल गए अच्छे, तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मुझे सेकंड डे कॉल आता है कि मुस्कान, आपको सीढ़ी से रोल करके नीचे गिरना है और साथ में थोड़ा-सा आग भी लगा रहेगा। लेकिन बोलते हैं ना, एक एकदम रूह काँप गई, डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी? एकदम काँपने लग गई कि जल गई मैं, तो फिर बच्चों का क्या होगा? मैं क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैंने बोला, नहीं सर, मैं आती हूँ, मैं रेडी हूँ। मेरी जो होता है वो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरे बच्चों को हर खुशी देना है, कि चलो मुझे कुछ भी होने दो, लेकिन मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा खाना देना है, अच्छे कपड़े देना है। उस वजह से मैंने वो काम स्टार्ट किया, तो क्योंकि वो बेसिकली मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मुझे कभी, मैंने कुछ चीज़ें सीखी नहीं थी, तो मुझे काफ़ी चोटें लगती थी। उस बीच में मतलब वो शॉट तो हुआ मेरे, लेकिन पूरा लत-पत हो गई, इधर से खून, उधर से खून। फिर मतलब मुझे इंजरी हुआ, मतलब एक बार तो पसली की हड्डी क्रैक हो गई थी, मैं बेड रेस्ट पे थी। उसके बाद एक बार मैं फॉल दे रही थी ऊपर से नीचे, फायर शॉट का, फुल बॉडी फायर है, सेकंड फ्लोर था, फुल बॉडी फायर है, मैं ऊपर से जैसे फॉल दिया मैंने नीचे, तो अंधेरा इतना था, आग ज़्यादा थी और अंधेरा इतना था कि मुझे ऊपर से जंप मारना है और वो मतलब जो हम लोग को जो दिया जाता है ना, वो उसी उसी में आना है हमको, एक मार्क दिया जाता है। लेकिन आग इतनी थी, मुझे दिख ही नहीं रहा था, आँखें ही नहीं खुल रही थी आग में। तो मैंने जैसे ही फॉल दिया ना, तो मेरा शोल्डर चला गया था। मतलब मैं 3 महीने बेड रेस्ट थी। अब मुझे डरने लग रहा, मैं कैसे, क्या करूँ, क्या करूँ? फिर बोलते हैं ना, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो उस बीच में लॉकडाउन आया। तो लॉकडाउन तो सबके लिए खराब साबित हुआ, पर मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उस बीच में किसी के पास काम नहीं था। तो हमारे जितने भी फाइट मास्टर्स थे, सब लोग है ना, जू चौपाटी पे आते थे। तो मैंने उनसे सारी चीज़ें सीखी, टेक्निकल कैसे गिरते, कैसे कहाँ कहाँ चोट नहीं लगती। तो वो लॉकडाउन मुझे बहुत अच्छी एक सीख दे के गया। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ऐसे कौन से बड़े सेलिब्रिटी जिसके साथ काम नहीं किया, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी के साथ मैंने काम किया। उसमें तापसी पन्नू का हाल में ही मैं उनके साथ में काम कर रही हूँ। फिर मैंने करीना मैम के साथ काम किया है। मैंने बिपाशा मैम के साथ मूवी में काम किया है, राज 3, सिंघई मूवी में मैंने काम किया है। मतलब बहुत सारी ऐसी बड़ी, केदारनाथ, बड़ी-बड़ी मूवीज़ में काम किया है और अभी हाल में ही एक और मूवी आ रही है जिसमें करीना मैम है, कृति सेन है और तब्बू मैम है, उनके साथ किया। कुत्ते मूवी, मतलब मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, इतने सारे नाम हैं। मतलब मैंने हर एक एक्टर्स के बॉडी डबल किया है, जैसे कि आप देख सकते हो हर जगह में, स्टंट वुमन मुस्कान इंडिया के नाम से। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम, किसकी लाइफ में नहीं आती है? किसके लाइफ में नहीं आती? मेरे लाइफ में आप तो देख ही रहे हो, मेरे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आई। अगर कोई सोचता है कि ये औरत है, कमज़ोर है, कि घर से निकलेगी, मुझे भी लोगों ने बहुत गंदी नज़र से देखा, ऐसा नहीं बताऊँगी कि खराब नज़र से देखा। मेरे हस्बैंड छोड़ने के बाद है ना, आजू-बाजू जो भी लोग रहते हैं ना, बोलते हैं ना, एकदम भीड़े की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ रहे थे। जो लोग होते हैं कि औरत ज़ात अकेले कैसे ज़िंदगी जिएगी? मतलब मैं निकल रही, कोई यहाँ से हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, कोई वहाँ से हाथ डालने की, पर मैं जैसी दिखती हूँ ना वैसी धाकड़ हूँ, मैं ऐसा पकड़ के ना वहीं मारती थी। मतलब मैं जैसे दिखती हूँ, आज भी लोगों के मतलब वहाँ पे एरिया में नाम है मेरा, तो मैंने क्या बोलते, नहीं ये ऐसी-वैसी है, मैं बोली ऐसी-वैसी कुछ भी हो, मैं आज जो भी करती हूँ अपने बच्चों के लिए करती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ में अगर आपके ससुराल वाले, हस्बैंड या ननदें कोई भी मारे, तो वो कमज़ोरी सहना नहीं कभी भी।
उसका डट के सामना करना है, रोना नहीं है। उसका हल ये नहीं है कि हम सुसाइड कर लें, मर जाएँ, ये सब उसका हल नहीं है। आपको ये करना चाहिए, आप लोग देखो, मुझे देख लो, मैं जैसे कि बता रही हूँ, लाइफ में प्रॉब्लम आए, ज़हर-वीर मत खाओ। आज मैं कितनी बड़े-बड़े स्टंट करती हूँ, कहाँ से कूद रही, कहाँ से नहीं कूद रही, तो आप लोग ना मेरे जैसा बनो। जैसे कि हर मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं, औरत किसी से कम नहीं है। जब औरत को ऊपर वाले ने इतनी बड़ी शक्ति दिया है, वो बच्चा पैदा कर सकती है, और क्या चाहिए, नया जन्म होता है उसका। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। और आज आप लोग देख सकते हैं, मैं खुद भी इतनी काबिल हूँ कि मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ और पाल रही हूँ। तो आप मेरे तरह अपने बच्चों को पालिए और मेरे जैसा बनिए। और मैं जाते-जाते एक ही चीज़ बोलूँ कि जोश टॉक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप लोग को मतलब एक नई पहचान देता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जोश टॉक से कि आप लोग ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरी कहानी लोगों को बताया, ताकि लोग बोलते हैं ना, वो खुद को अपने उस काबिल समझे कि लोगों के सामने आएँ और बताएँ अपनी कहानियाँ। तो जोश टॉक को मैं बोलूँगी थैंक यू सो मच सर, कि आपने, सर एंड मैम, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।